हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 35। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक के साथ साथ एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज फ्यूरोर इज अ सिनोनिम ऑफ। फ्यूरोर का सिनोनिम बताना है। सो इसका मतलब होता है उत्तेजना, जिसको कि हम इंग्लिश में एक्साइटमेंट भी बोलते हैं। यानी फ्यूरोर का सिनोनिम हो गया एक्साइटमेंट। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद नंबर 2 है द वर्ड बेडलम मीन्स। बेडलम का मतलब बताना है। इसका मतलब होता है शोरगुल, जिसको कि हम इंग्लिश में क्लैमर भी बोलते हैं। यानी बेडलम का मतलब क्लैमर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अगर बात की जाए रॉर की तो इसका मतलब होता है दहाड़, जो कि लायंस वगैरह करते हैं। लॉट का मतलब है असभ्य, उद्दंड। देन नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू इंडस्ट्रियस इज। इंडस्ट्रियस का अपोजिट बताना है। सो सबसे पहले इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियस का मतलब है मेहनती। कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, मेहनती है, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियस। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल मेहनत नहीं करता, आलसी इंसान है। और आलसी को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्लगिश बोलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इंडस्ट्रियस का अपोजिट स्लगिश। देन डायरेक्शन 4 to 5 आपका है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज बिलीफ इन मैनी गॉड्स। यानी कि बहुत सारे भगवान में विश्वास होना। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पॉलीथिज्म। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। पॉली का मतलब है मैनी या फिर मल्टीपल, बहुत सारे, और थिज्म का मतलब है भगवान में विश्वास होना। तो बहुत सारे भगवान में विश्वास होना, उसको बोलेंगे पॉलीथिज्म। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। देन नंबर 5 इज वन हु हेल्प्स अदर बाय गिविंग देम मनी और अदर एड। यानी एक ऐसा इंसान जो कि औरों की हेल्प करता है, लोगों की हेल्प करता है। कैसे? उनको पैसा देकर, मनी देकर, या फिर जो उनकी अदर ज़रूरतें हैं उनको उन्हें देकर। उस इंसान को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बेनिफैक्टर। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद नंबर 6 आपका है स्पेलिंग टेस्ट। यहाँ पर आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर भी आपको जो है स्पेलिंग टेस्ट में जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। सो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा, जहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बना रहे। देन नंबर 8 इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। सेंटेंस आपका है शी सेड टू मी व्हाई हैव यू फेल्ड। तो जो आपका डायरेक्ट स्पीच है ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आस्क्ड में। अगर आप ऑप्शंस देखें तो शी आस्क्ड मी व्हाई, ये जो है सभी में सेम है। अब आपकी बात आती है टेंस की, वर्ब की। तो जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है ये किस टेंस में है? देखिए, हैव आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, बचते हैं ऑप्शन नंबर बी और डी। अब इनमें आपको देखना होगा कौन सा सही है। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है, देखिए यहाँ पर आपका हेड पहले आया है और यहाँ पर आए पहले आया है। एक चीज़ याद रखिए, अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो एक सिंपल सेंटेंस बनेगा। क्लियर? और आप जानते हैं एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी वर्ब आती है। ठीक है, यानी पहले आपका आई आना चाहिए जो कि एक सब्जेक्ट है, फिर हेड और फिर फेल्ड। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। बी गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लगा दी सब्जेक्ट से। यानी ये कोशिश कर रहे हैं इसको दोबारा से इंटेरोगेटिव बनाने की। सो इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन नंबर 9 इज व्हाट डज द फ्रेज टू कार्व आउट अ निश मीन्स। एक फ्रेज आपको दिया गया है टू कार्व आउट अ निश, इसका मतलब बताना है। सो इसका मतलब होता है डेवलप अ स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ। यानी ऑप्शन नंबर डी। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं या फिर यूट्यूब पर आप एक क्रिएटर हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना लेता हूँ। मैं क्या है एक एजुकेशन फील्ड का क्रिएटर हूँ। तो मेरी फील्ड क्या है? एजुकेशन। अब उस फील्ड के अंदर मैं पर्टिकुलरली किस चीज़ की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ? तो आपको एयरफोर्स वगैरह की जो है प्रिपरेशन करा रहा हूँ, एजुकेशन उसके लेवल की प्रोवाइड कर रहा हूँ।
सो एजुकेशन फील्ड के अंदर मेरी निश है एयरफोर्स एग्जाम। क्लियर? तो यानी एक फील्ड में एक स्पेसिफिक पोजीशन क्रिएट करना, एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर एक स्पेसिफिक फील्ड, उसको बोलते हैं निश। ठीक है, तो अपने लिए एक निश कार्व आउट करना, यानी कि अपने लिए एक स्पेसिफिक पोजीशन को डेवलप करना, एक सबसे अलग, एक सबसे हटके। देन डायरेक्शन 10 to 13 आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 10 इज एन अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर जो है आर्टिकल का केस है, क्योंकि देखिए फर्स्ट में आपका डेफिनेट आर्टिकल आया है द, फिर आपका ऑप्शन नंबर बी में आर्टिकल आया है ए, एंड नंबर सी में आर्टिकल 0। सो बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है कि अर्ली बर्ड के साथ में आर्टिकल कौन सा आना चाहिए। एक चीज़ आप देखिए, ये जो बर्ड है, ये जो चिड़िया है, हम एक पर्टिकुलर चिड़िया की बात कर रहे हैं, एक डेफिनेट चिड़िया की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस चिड़िया के बारे में जिसने के वोम को पकड़ा है। ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि कोई भी चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके साथ में जो आपका आर्टिकल आएगा वो भी डेफिनेट आएगा, यानी कि यहाँ पर द आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। Then number 11 is I have dreamed all my life to own a beautiful maroon colored car। याद रखिए, लाइफ में जो आप ड्रीम वगैरह देखते हैं, तो ड्रीम के साथ में जो अब आपकी प्रपोजिशन आएगी वो आएगी ऑफ। आप किसी चीज़ का सपना देखते हैं, यानी ड्रीम ऑफ समथिंग। ठीक है, ड्रीम ऑफ समथिंग, तो यहाँ पर आपका जो है टू नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, ऑफ। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, आई हैव ड्रीम्ड ऑल माई लाइफ ऑफ ओनिंग अ ब्यूटीफुल मैरून कलर्ड कार। ड्रीम के साथ ड्रीम आप किस चीज का देख रहे हैं, तो ड्रीम ऑफ समथिंग। ठीक है, देन नंबर 12 इज ही हैज अचीव्ड नथिंग आउट ऑफ हिज वे वर्थ मेंशनिंग। यानी कि उसमें ऐसा कुछ भी अचीव नहीं किया है जैसा कि लिखा गया है, उसने कुछ भी ऐसा अनोखा अचीव नहीं किया है। सो यहाँ पर आपका आने वाला है ऑप्शन नंबर ए, आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द वे का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी अनोखा। तो अगर आप इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, क्या सेंस देगा कि उसने कुछ भी ऐसा अनोखा अचीव नहीं किया जैसा कि मेंशन किया गया है। ठीक है, या जैसा मेंशन किया जा रहा है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये क्या एक फिक्स्ड फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर अनोखा। Then number 13 is after the written exam you will also have an oral exam। अब यहाँ पर ओरल एग्जाम को आपको इम्प्रूव करना है, तो आप जानते हैं ओरल एग्जाम को हम क्या बोलते हैं, वाइवा। सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ओरल एग्जाम को इम्प्रूव कर देंगे वाइवा वॉइस से। क्लियर? देन डायरेक्शन 14 to 15 आपका है फिलर्स। नंबर 14 इज द अपीयरेंस ऑफ द सिटी डैश डे बाई डे। तो यानी कि जो अपीयरेंस है, सिटी के जो अपीयरेंस है वो डे बाय डे क्या हो रही है, बदल रही है। ठीक है, सभी ऑप्शंस में चेंज है, तो यानी बदल रही है। तो जो आपका बदलने का जो प्रोसेस है वो अभी जारी है, अभी काम चल रहा है। यानी कि आपका जो सेंटेंस है ये होना चाहिए कंटिन्यूअस का। और कंटिन्यूअस का कब बनेगा, जब आप ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे, यानी द अपीयरेंस ऑफ द सिटी इज चेंजिंग डे बाय डे। यानी कि जो सिटी की जो अपीयरेंस है वो चेंज हो रही है डे बाय डे। क्लियर? तो यहाँ पर डे बाय डे से ये मतलब है दिन प्रतिदिन। अब कोई काम दिन प्रतिदिन हो रहा है, अब काम चल रहा है, तो इसका मतलब है कंटिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस ये आपका बन जाएगा। इसके बाद नंबर 15 है सोनिया डिसलाइक्ड ईटिंग इन द डैश रेस्टोरेंट। कैसे रेस्टोरेंट में जाना उसको पसंद नहीं है, डिसलाइक करती है वो कैसे रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पर देखिए रेस्टोरेंट आपका एक नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन की विशेषता को थोड़ा और बताने के लिए आप यूज़ करते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन के बारे में थोड़ी सी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। सो यहाँ पर एडजेक्टिव आना चाहिए, और एडजेक्टिव क्या होगा, नॉइजी। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, सोनिया डिसलाइक्ड ईटिंग इन द नॉइजी रेस्टोरेंट। देन डायरेक्शन 16 to 17 आपका है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज द बेंच हैज़ डिसमिस्ड द पिटीशन। अब ये जो बेंच है, देखिए बेंच का मतलब है जो जजेस वगैरह बैठे होते हैं ना, उनका जो 4-5 जजेस एक साथ बैठे होते हैं उसको बोलते हैं बेंच ऑफ जजेस। सो यहाँ पर वही बेंच से मतलब है द बेंच हैज़ डिसमिस्ड द पिटीशन। क्लियरली आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आया हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जो आपका सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का बनता हुआ दिख रहा है।
और एक्टिव पैसिव में आप जानते हैं टेंस चेंज नहीं होती, यानी आपका पैसिव भी जो बनेगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा। और आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में बीन जो है वो और ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा। सो अगर आप ऑप्शंस देखें तो आपको एक ऐसा ऑप्शन देखना है जहां पर हैज़ बीन डिसमिस्ड आया हो, जो कि आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है, यानी सी आपका करेक्ट हो गया। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आ गई, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर बी में आपका वॉज कर दिया, यानी कि ये क्या कोशिश कर रहे हैं पास्ट का बनाने की, इसलिए गलत हो गया। डी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हैज़ और डिसमिस्ड के बीच में बीन नहीं आया, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। और आप जानते हैं कि अगर परफेक्ट की बात हो तो बीन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, अगर कंटिन्यूअस की बात हो तो बीइंग एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, और क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया। देन नंबर 17 इज वी सेंट अ मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। अब यहां पर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो है आपका अ मैसेज, तो ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। और अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में अ मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस ये सभी में सेम है। इसके बाद अब बात आती है आपके सेंटेंस के टेंस की, तो यहाँ पर आया है सेंट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जो आपका सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है, तो पैसिव भी पास्ट में ही बनेगा। और अगर आप ऑप्शंस देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जो कि पास्ट टेंस में है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ए गलत इसलिए है, आर आ गया प्रेजेंट का, इज आ गया प्रेजेंट का, विल आ गया तो फ्यूचर का। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद में नंबर 18, ये क्वेश्चन रिपीट है, यहाँ पर आपको एडजेक्टिव बताना है, तो फियर का एडजेक्टिव बनाना है, तो ये आपका हो जाएगा फियरफुल। फियर का मतलब होता है डर, और फियरफुल का मतलब होता है मतलब फियर का मतलब डर और डर से भरा हुआ यानी डरावना। इसके बाद डायरेक्शन 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज विल यू प्लीज गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई कैट। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या तुम, रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या तुम मेरे कैट के लिए थोड़ा सा मिल्क दे सकते हो। सेंस ये निकलना चाहिए थोड़ा सा मिल्क, बट आपने यहाँ पर यूज़ किया है लिटिल, तो लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। अब अगर आपको ना के बराबर दूध चाहिए था तो आप मांग ही क्यों रहे हो। ना के बराबर का मतलब है 0%, कोई भी चीज़ बिल्कुल 0%, तो 0% चीज़ आप क्यों मांगेंगे, आपको मांगना है थोड़ा सा मिल्क, और थोड़े के लिए हम यूज़ करते हैं आ लिटिल, यानी लिटिल की जगह आ लिटिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि बी पार्ट में आपका एरर है। ये देखिए आपके जो केस हैं, ये लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, तो इन पर भी आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने आपको कंप्लीट बताया है कि इनका क्या केस है, किस तरीके से कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। वो आप जाकर देखिए, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद नंबर 20 है मैनी पीपल डाई विद कोलेरा एवरी ईयर। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो पीपल हैं वो मरते हैं हर साल, किसकी वजह से, कोलेरा से। तो अगर जो है डेथ तो जो हो रही है, अगर किसी डिजीज़ की वजह से हो रही है, तो आप वहाँ पर यूज़ करते हैं डाई ऑफ अ डिजीज़, ठीक है, यानी किसी बीमारी से मरना, तो मतलब है डाई ऑफ अ डिजीज़, यानी ऑफ का वहाँ पर यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर विद कोलेरा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डाई ऑफ कोलेरा। बी पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात आती है आपके स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। येच की जो स्पेलिंग है वो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट है, और येच का मतलब होता है छोटी नाव। 7th की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग बतानी थी, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन यानी बैलेंस एक तरीके से। क्लियर? सो आज के सेशन में इतने रखते हैं। थैंक यू।